हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक शाओ नाम की लड़की को देखते हैं जिसके उसके पेरेंट्स के साथ में एक बहुत ज्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से वो लोग यहाँ पर इस दुनिया में नहीं बच पाते हैं। फिर यहाँ पर शाओ अपने बारे में बताती है। बचपन से ही वो काफी ज्यादा एम्बिशियस रही है और उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छे से अचीव करा है। एंड हमें दिखाया जाता है कि शाओ की जो सोल है वो उसकी बॉडी से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका और उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल हो रहा था। वहाँ पर उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड दोनों ही मौजूद थे। यहाँ पर रैन रैन और जियांग रैन स्टार्टिंग में उसको काफी ज्यादा सैड नजर आ रहे थे। वो सोचती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो बेचारे कितने ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर वो सोच रही थी कि उसके बाकी फैमिली मेंबर्स भी उसकी फैमिली के लिए जरूर आएंगे उनके बरियल में। लेकिन तभी यहाँ पर एक वर्कर आती है और वो रैन रैन और जियांग रैन को बताती है कि असल में ग्रैंडपा को तो फिशिंग के लिए जरूरी से जाना पड़ा, तो फिर वो तो फ्यूनरल में नहीं आ पाएंगे और ग्रैंडमा के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। अंकल और आंटी भी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर और मिसेस ये की जो सोल थी वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। श्याओ को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसके अपना परिवार भी उसके फ्यूनरल तक में नहीं आया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कम से कम रैन रैन और जियांग रैन तो उसकी फिक्र करते ही हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है। रैन रैन को वह बिल्कुल भी श्याओ और उसके पेरेंट्स से फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि मैं अडॉप्टेड डॉटर हूँ ना, इस वजह से वो हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया करती थी। और रैन रैन स्टार्टिंग से ही सिर्फ और सिर्फ श्याओ के साथ में अच्छा होने का प्रिटेंड करती आ रही है। असल में तो वो श्याओ से काफी ज्यादा हेट रेट शो करती है। और ये सब कुछ जानने के बाद तो श्याओ को काफी बड़ा वाला शॉक लगा था और उसको रियलाइज होता है कि जिन लोगों को वो अपना मानती आई थी ना, असल में तो वो कभी उसके अपने थे ही नहीं। और फिर रैन रैन कहती है कि असल में तो वो जियांग रैन को काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन ये फैमिली क्या सोचते आई कि वो रैन रैन और जियांग रैन को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो काफी ज्यादा लंबे अरसे से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये बोलते हुए वो अपनी और जियांग रैन की एक पिक्चर निकालती है और फिर वो उसको श्याओ की बॉडी के ऊपर रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रैन रैन और जियांग रैन दोनों एकदम बेशर्मों की तरह ये फैमिली की बॉडीज के सामने एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जब कुछ देखने के बाद श्याओ और उसके पेरेंट्स को बुरा लग रहा था और वो कहीं ना कहीं शॉक में भी थे। उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से टॉर्चर करना चाहते थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। आफ्टर ऑल वो है तो एक सोल ही ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग आ जाता है क्योंकि आकर जियांग रैन को एक पंच लगाता है और फिर वो उससे कहता है ये सारी बकवास चीजें यहाँ पर मत करो, निकलो यहाँ से। यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और श्याओ हुआंग को वहाँ पर देखने के बाद सोच रही थी फिर ये यहाँ पर आया है तो फिर इसे भी पक्का मेरा मजाक ही बनाना होगा। लेकिन तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी डेथ के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक हुआंग ही है जो कि उसकी बॉडी को बरियल देने के लिए आया है। वही सारी की सारी सैडनेस भी शो कर रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद वो कहीं ना कहीं शॉक में थी। वो हमेशा से सोचती आई थी कि हुआंग उसका सबसे बड़ा वाला एनिमी है जो कि बिजनेस फील्ड में हमेशा से उसके साथ में कम्पीट करता हुआ आया है। लेकिन असल बात तो ये थी उसका कोई भी अपना आज उसके साथ नहीं था, बस वही था जो कि उसके फ्यूनरल में उसका साथ देने के लिए पहुंचा था। श्याओ सोचती है कि अगर जिंदगी उसको एक और मौका देना तो फिर जो गलतियां उसने कर दी है वो उनको कभी भी दोहराना नहीं पसंद करेगी। और ये बोलती है कि हम देखते हैं कि वो और उसका पूरा का पूरा परिवार रीबॉर्न कर जाता है और वो अपने एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही रीबॉर्न हो गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अभी वो अपने वर्क प्लेस पर है और वो सोचती है कि अगर उसके ग्रैंडपा और उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर कभी भी ध्यान ही नहीं देने वाली है तो फिर वो इस फैमिली की कंपनी के लिए भी भला इतना ज्यादा मेहनत करके काम क्यों करे जब सब कुछ अंकल को ही मिलने वाला है। तो और ये सोचते हुए वो वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है। वो उससे बताती है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन श्याओ कहती है कि मुझे जाना है और ये बोलकर वो चली जाती है। और पीछे से असिस्टेंट कह रही थी कि श्याओ तो काम के टाइम पर बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं लेती है, तो फिर आज उसको क्या हो गया। फिर हम देखते हैं श्याओ जब वापस से घर पर पहुँचती है तो फिर जियांग रैन 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 के साथ में किस कर रहा था। लेकिन श्याओ जैसी वहाँ पर आती है वो एक दूसरे से दूर हो जाता है ताकि उन लोगों के रेड फ्लैग्स इस दुनिया के सामने ना आ पाए। श्याओ भी ऐसे ही नाटक करती है जैसे उसने तो कुछ देखा ही नहीं और रैन रैन तो तुरंत ही उसके पास में आ जाती है और फिर वो वही अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और फिर वो श्याओ से कहती है कि जियांग रैन इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम आखिरकार कब वापस आओगी। और वो बड़ी बड़ी बातें फेंकने लग जाती है कि वो लोग तो असल में चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और जियांग रैन तो श्याओ से कितना ज्यादा प्यार करता है। अगले महीने तो ये दोनों आपस में शादी भी करने वाले हैं। यहाँ पर रैन रैन की एक्टिंग को देखकर श्याओ को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो उसको एक थप्पड़ लगाती है। जियांग रैन तो गुस्सा करना चाहता था लेकिन हम देखते हैं कि रैन रैन एकदम इनोसेंट होने का एक्ट कंटिन्यू करती है। कहती है कि उसे तो अब आदत पड़ गई है। श्याओ तो उसके ऊपर कभी भी हाथ उठा देती है। काम की वजह से ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो फिर मैं इसकी स्ट्रेस बस्टर टाइप हूँ। श्याओ कहती है कि वैसे मैं ये सब कुछ सोच तो नहीं रही थी, लेकिन रैन रैन अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो फिर मुझे इस बारे में
सोच लेना ही चाहिए। ने ये बोला ही था और फिर वो रैन रैन को थप्पड़ मारने लग जाती है। रैन रैन भी उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही थी अब, लेकिन श्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से वो रैन रैन को एक थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर तो जियांग रैन को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि रैन रैन उसकी गर्लफ्रेंड जो है, और फिर वो श्याओ से कहता है कि तुम्हें रैन रैन से माफी मांग लेनी चाहिए। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ में एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं श्याओ तो एकदम नॉन चिलेंट बिहेव करती है क्योंकि उसे तो वैसे भी उसके साथ में अब कोई भी रिश्ता या नाता नहीं रखना था। और फिर वो जियांग रैन से कह दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर रैन रैन ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से श्याओ की कंप्लेन करने लग जाती है और वो इतना भी कह देती है कि असल में ये तो जियांग रैन से एंगेजमेंट भी तोड़ने की बातें कर रही है। ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ उसके ऊपर भड़कते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी वो रैन रैन और जियांग रैन से अपोलोजाइज कर ले, और वैसे भी ये जो बिजनेस मैरिज शेन फैमिली के साथ में वो कर रहे हैं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं श्याओ भी आज एकदम प्राउडली बोल रही थी कि वो कोई माफी वगैरह नहीं मांगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर श्याओ रैन रैन जियांग रैन को एक्सपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग भी अपनी सफाइयां देनी स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा है। तो फिर श्याओ उनसे कहती है क्या तुम लोग कसम खा के ये बात बोल सकते हो? तो फिर हम देखते हैं इन लोगों की ऑडेसिटी कि ये लोग झूठी कसम खा देते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं। और वो इतना तक कह देते हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा बुरी मौत आएगी। इसके बाद ग्रैंडपा श्याओ से कहते हैं कि अब तुम जियांग रैन से अपोलोजाइज कर लो क्योंकि ये ऑलरेडी काफी कुछ कर चुका है अपने आप को साबित करने के लिए। जियांग रैन यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बनते हुए कहता है इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, आप सिर्फ ये माफी मांगेगी तो फिर इतने से तो काम नहीं चलने वाला है। तो श्याओ के सामने नील डाउन होकर उससे अपोलोजाइज करेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा भी श्याओ से बोलते हैं कि अब तुम नील डाउन कर इससे माफी मांग लो। यहाँ पर श्याओ तो मना कर देती है। तो फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अपनी स्टिक से उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ की मॉम पहुंच जाती है। उनको देखते ही यहाँ पर रैन रैन कंप्लेन करने की कोशिश करने लग जाती है। वो सोच रही थी कि भले से वो अडॉप्टेड डॉटर तो जरूर है, लेकिन मिसेस ये जो है वो हमेशा ही उसका साथ देती आई है और इस बार भी वो अपनी बेटी को छोड़कर मेरा ही साथ देने वाली है, ये सब वो सोच रही थी। लेकिन हम देखते हैं मिसेस ये तो यहाँ पे रैन रैन को एक थप्पड़ लगा देती है और रैन रैन को रियलाइज होता है कि अब जो उसकी अडॉप्टिव मदर है ना वो सिर्फ और सिर्फ श्याओ का ही सपोर्ट कर रही है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो रैन रैन को काफी बड़ा वाला शॉक लगा था और मिसेस ये सबके सामने यहाँ पर श्याओ को प्रोटेक्ट कर रही थी। और ये देखने के बाद ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ दोनों उसके ऊपर भी गुस्सा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ के अंकल और आंटी भी आ जाते हैं अपने सन चैंग के साथ में, जो कि बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफ है। जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो फिर वो भी यहाँ पर श्याओ और उसकी मॉम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर उससे जबरदस्ती करने लग जाते हैं कि वो नील डाउन होकर जियांग रैन और बाकी सबसे माफी मांगेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ के डैड भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही श्याओ के डैड को ग्रैंडपा देखते हैं तो फिर वो उनको सारा का सारा मांजरा समझाने लग जाते हैं। सब लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि श्याओ के डैड भी यहाँ पर हम सबका ही साथ देने वाले हैं और फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको गेन करने के लिए तो वो श्याओ के ऊपर गुस्सा भी करेंगे सबको दिखाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो सारी की सारी बात को सुनकर और सोच के समझ के बोलते हैं कि यहाँ पर तो श्याओ को माफी मांगने की जरा सी भी जरूरत ही नहीं है। और ये बात सुनने के बाद तो सबको एक काफी बड़ा वाला शौक लगता है। और फिर श्याओ के डैड कहते हैं कि अगले कुछ सालों में मैं श्याओ के साथ में बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आ रहा था और इस चीज का आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। आप सभी ने मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा बुली करा है इस सब चीजों का काफी ज्यादा एडवांटेज लेके। लेकिन अब मैं खुद से और आप सबसे वादा करता हूँ कि अब मैं श्याओ के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला हूँ। और ये सब कुछ सुनते ही रैन रैन को तो एक काफी बड़ा सदमा फिर से लग जाता है और फिर वो यहाँ पर श्याओ के डैड से बोलने की कोशिश करती है अगर शेन फैमिली से एंगेजमेंट कैंसिल हो गई तो फिर शेन और ये दोनों फैमिली को एक काफी बड़ा वाला लॉस होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं श्याओ के डैड ऐसे में बिल्कुल ही नॉन चैलेंट बिहेवियर शो करते हैं और कहते हैं मुझे इस चीज से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। और उन्हें रैन रैन के ऊपर गुस्सा भी था तो फिर वो उसको एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा श्याओ के डैड को धमकाने लग जाते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर कंपनी में मैं तुम्हें जरा सा भी शेयर नहीं
देने वाला हूँ। इस पर यहाँ पर शाओ के डैड कहते हैं कि तो फिर मैं आपका वेट ही कर रहा हूँ कि आप मुझे कंपनी से कब फायर करने वाले हो। और ये बोलने के बाद वो शाओ और अपनी वाइफ के साथ में वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से लोग बातें करने लग जाते हैं कि इन लोगों का बिहेवियर इतना ज्यादा कैसे बदल लिया, कोई आत्मा वात्मा चढ़ गई है क्या इनके ऊपर। असल में तो अगर ये लोग आत्मा ना बनते तो फिर ऐसा कभी होता भी ना। ग्रैंडपा भी बोल देते हैं अगर उन लोगों को हमारी इज्जत की जरा सी नहीं पड़ी तो फिर वो हमें छोड़कर जा सकते हैं, अब मुझे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर ग्रैंडपा को गुस्सा भी आ रहा था और वो कह रहे थे अगर शाओ का डैड कंपनी नहीं संभालेगा तो फिर क्या तुम अकेले सब कुछ संभाल लोगे। सुनने के बाद तो अंकल भी एकदम शांत हो जाते हैं और अभी भी पूरा का पूरा परिवार सोच रहा था कि एक बार जब शाओ के डैड का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर वो वापस से अपना फैमिली का सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर शाओ और उसके मॉम डैड को देखते हैं। रूम में पहुंचने के बाद यहाँ पर उसके मॉम डैड उसको बताते हैं कि वो लोग भी रीबॉर्न हुए हैं और फिर वो लोग शाओ से अपोलोजाइज भी करते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में वो लोग भी शाओ के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करा करते थे। शाओ कहती है कि इट्स ओके, इसमें आप सब लोगों का कोई भी फॉल्ट नहीं है, असल में तो ये पूरी की पूरी फैमिली ही बहुत ज्यादा बेकार लोगों से भरी हुई है जिन लोगों ने हमारे सबके साथ में अच्छा नहीं करा। और फिर शाओ को हुआंग का याद आता है जो कि सिर्फ अकेले वो उसका फ्यूनरल एकदम अच्छे से अटेंड करने के लिए आया था। फिर हम शाओ के मॉम डैड की बात सुन पाते हैं जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रिप पे जाएंगे क्योंकि अब उन्हें फैमिली से कोई भी मतलब नहीं रह गया है क्योंकि उन्हें भी फैमिली को नहीं पता। वो लोग शाओ को भी ऑफर करते हैं लेकिन शाओ उनके साथ जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि उसे अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि हैंडल करनी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं शाओ के मॉम डैड ट्रिप पर चले जाते हैं और शाओ फिर बैठकर सोच रही होती है आखिरकार ह्यूंग के दिल में क्या चल रहा है, वो उसे पसंद करता भी है क्योंकि वो तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था लेकिन उसके फ्यूनरल पर भी सिर्फ और सिर्फ वही अपेयर हुआ। और वो यहाँ पर एक प्लान बनाती है और सोचती है कि हुआंग की रियलिटी जानने के लिए वो उसको सिड्यूस करने का प्रिटेंड करेगी। फिर वो अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है और हुआंग को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो अपना काम कर रहा होता है और फिर वो जैसे ही यहाँ पर शाओ का मैसेज देखता है तो फिर वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को फटाफट से खुद से दूर कर देता है ताकि वो शाओ की पिक्चर्स ना देख ले। इसके बाद वो शाओ के मैसेजेस को दोबारा से देखने लग जाती है और फिर हम देखते हैं शाओ ने भी वो पिक्चर डिलीट कर दी होती है और वो उसको मैसेज करके कहती है सॉरी वो पिक्चर मैंने तुम्हें बाय मिस्टेक सेंड कर दी थी। और वो ये भी तक कह देती है कि ये पिक्चर तो मैं जियांग रैन को भेजने वाली थी। ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं हुआंग को जेलस फील होने लग जाता है। वो सोच रहा था ये जियांग रैन को अपनी ऐसी पिक्चर्स भेज रही है और ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा जल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो शाओ से इसी बारे में चैट करने लग जाता है और वो भी समझ जाती है कि हुआंग को गुस्सा आ रहा है सबकी वजह से, इसलिए वो हुआंग से कहती है कि हम लोग डिनर पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हुआंग को गुस्सा तो आ ही रहा था तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने मुझे ये मैसेज भी गुस्से से भेजा है, लेकिन शाओ कहती है कि नहीं नहीं इस बार तो मुझे सही में तुम्हारे साथ में ही डिनर पर जाना है। फिर हम देखते हैं कि हुआंग को यहाँ पर गुस्सा तो आ ही रहा था तो फिर वो पहले थोड़े बहाने करता है लेकिन एट द एंड वो उससे मिलना तो चाहता ही था तो फिर वो उससे मिलने के लिए टाइम बता देता है। फिर हुआंग को मैसेज करके वो कहती है कि 6 बजे जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से पिक करने के लिए पहुंच जाऊंगी। फिर हमें अगले सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ का पूरा परिवार बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा चिक चिक कर रही थी मेड के सामने कि आज का ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेड बताती है कि असल में आज कुकिंग स्टाफ ने ही ब्रेकफास्ट बनाया है, वैसे तो रेगुलरली शाओ की मॉम ही ब्रेकफास्ट बनाती थी इसलिए आपको टेस्ट अलग लग रहा होगा। इस पर तो हम देखते हैं ग्रैंडपा को शाओ की मॉम के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो अनअवेलेबल थी ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शाओ रेडी होकर बंठन के आती है और वहाँ से जाने लग जाती है। इस पर तो ग्रैंडपा उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम आज इतना ज्यादा लेट उठी हो, क्या तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना ऑफिस। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे काम पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत है, आखिरकार मेरे अंकल और उनका बेटा सब कुछ संभाल ही लेगा तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या ही जरूरत है। इस पर तो ग्रैंडपा उसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आपको अपनी बातों पे कायम रहना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद उसके अंकल उसके ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर आज ये ऑफिस ही नहीं जा रही है तो फिर पता नहीं ये कहाँ जा रही होगी, लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि टेंशन मत लो, ज्यादा टाइम नहीं होगा और फिर वो खुद से ठीक होके काम पे आ जाएगी। रैन रैन यहाँ पर कहती है वो पक्का से जियांग रैन के पास में जा रही होगी, उसको इतना ज्यादा पसंद जो करती है। उसने कल तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा कूद कूद के ब्रेक कर दी थी लेकिन आज उसको रिग्रेट हो रहा होगा, इसी वजह से उसके पास गई है। यही बारे में पूरे परिवार में चर्चा होने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं कि अब यहाँ पर हुआंग के ऑफिस में तैयार होकर पहुंच जाती है और वो उसको देखकर उसका दिल
बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़कने लग गया था। और फिर हुआंग टाइम देखता है और वो सोचता है कि ये तो 1 घंटा पहले ही आ गई है। फिर वो उससे कहता है कि तुम 5 बजे क्यों आ गई, चलो तुम यहीं पे बैठो, मेरा काम खत्म होने का वेट करो। और हुआंग ये सब कुछ देखकर हैरान था, क्योंकि अब शाओ काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही थी। असिस्टेंट हुआंग से यहाँ पर हल्के से विस्पर करके पूछता है कि इस सबका क्या मतलब हो सकता है। और फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि पक्का से ये उनका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किसी साजिश की वजह से यहाँ पर आई होगी। और हम देख पाते हैं कि हुआंग को भी असिस्टेंट की बात पे दम लग रहा था। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उसके ट्रैप में कभी भी नहीं फंसने वाला है। अपना काम खत्म करने के बाद जब हुआंग शाओ की तरफ देखता है तो फिर वो नोटिस करता है कि ये तो बैठे बैठे ही सो गई है। और उसको देखकर वो उससे मेस्मराइज तो हो ही रहा था, तो फिर वो उसको अपने कोट से कवर करने लग जाता है। और इस बीच हम देखते हैं कि शाओ भी उठ जाती है। ये दोनों थोड़े ऑकवर्ड होते हैं और फिर हुआंग यहाँ पर उससे बताता है कि मेरा काम खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में बातें चली रही होती है कि तभी शाओ कुछ अनईजी फील कर रही होती है, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा लो हो गया था। इस वजह से उसको डिजीनेस और चक्कर आने लग जाते हैं। और फिर वो उससे बताती है कि मेरे बैग में कैंडी पड़ी हुई है, मैं उसको ले लेती हूँ तो फिर मुझे बेटर फील होगा। उसके बाद शाओ यहाँ पर हुआंग का कोट उसको वापस कर देती है। हुआंग तो शाओ को पसंद करता ही था, तो फिर वो उसका दिया हुआ कोट स्मेल करने लग जाता है। और फिर जब शाओ मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो फिर वो फटाफट से अपना कोट नीचे फेंक देता है। और फिर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे अपनी चीजों पर दूसरों की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर तो शाओ को उसकी इन हरकतों पे काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम 28 ईयर्स तक सिंगल रहना डिजर्व करते हो। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर हुआंग शाओ से क्वेश्चन करता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। इस पर शाओ से कहती है तुम क्या ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे तुम्हारा प्रोजेक्ट छीनने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। हम देख पाते हैं कि शाओ को भी ये बात समझ में आ ही रही थी, क्योंकि इतने सालों से वो उसका एनिमी बनकर ही उसके लिए काम करी थी। और उसके दिमाग में ये चल रहा था अगर वो हुआंग के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगी और उसको बताएगी कि वो उसको लाइक करती है, तो फिर वो कभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी राइवल है। और यही सोचते हुए वो हुआंग के पास जाती है और उसकी गोद में जाकर के बैठ जाती है। ये सब कुछ वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे कि तभी जियांग रैन भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जियांग रैन उन लोगों को नोटिस कर लेता है और फिर वो शाओ के ऊपर गुस्सा करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और जियांग रैन के दिमाग में तो ये चल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ शाओ उसको जेलस करने के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी है। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ तो उसको 10 बातें सुनाती है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने के बाद उसको वहां से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शाओ अपने असिस्टेंट को टेक्स्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें जियांग रैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उधर हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग भी जियांग रैन की बातें सुनने के बाद थोड़ा कन्विंस हो गया था और वो सोच रहा था कि शाओ सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कर रही होगी ताकि वो जियांग रैन को जेलस कर पाए और वो उससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं हुआंग वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन शाओ उसको फटाफट से इन्फॉर्म करती है कि वो असल में यहाँ पर अपनी कार लेकर नहीं आई हुई है, तो फिर हुआंग ही उसको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप कर सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि हुआंग भी उसको ड्रॉप करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो दोनों कार में थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने घर पहुँचने से पहले हुआंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी उसने करा है वो जियांग रैन के लिए बिल्कुल भी नहीं करा है। इसके बाद हम देखते हैं जब शाओ अपने घर पे चली जाती है तो फिर हुआंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो उसे काम करने के लिए वापस से अपने ऑफिस में बुला रहा था। असिस्टेंट ने तो एकदम हैरान होकर बोला कि वो तो सारा का सारा काम कंप्लीट करके आ चुके हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं हुआंग अपने असिस्टेंट से एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात कहता है। वो कहता है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसको अब मैं शाओ को देने के बारे में डिसाइड कर चुका हूँ। असिस्टेंट तो ये बात जानने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है आपने तो कहा था कि आप उसके हनी ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जिसको जब वो घर पे जाती है तो फिर पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मिलता है। ये लोग तो बैठक जमाकर उसका वेट कर रहे थे, सबके सब साथ मिलकर। और फिर वो लोग जैसे ही उसको देखते हैं उसके ऊपर सबके सब भड़कने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था ना कि शाओ हुआंग के साथ में डिनर करने के लिए गई थी। और फिर शाओ को उसकी पिक्चर्स दिखाई जाती है जहाँ पर वो हुआंग के साथ में बैठी हुई थी। यहाँ पर उसी का खुद का परिवार उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहा था और उससे कह रहा था कि तुम एक लड़की होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ उन लोगों के सारे गुस्से और रेज को इग्नोर करती है और उन लोगों से कहती है कि मेरे ओपिनियन में तो ये पिक्चर्स जो है ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। और वो बारी बारी करके अपने सारे के सारे परिवार वालों को इंसल्ट करने लग जाती है, जिनकी इंसल्ट वो आज तक झेलती हुई आ रही थी। और उसका ये रवैया देखने के बाद तो उसका पूरा का पूरा परिवार एकदम सदमे में चला गया था। एकदम ये लोग सोच में पड़ गए थे कि शाओ तो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, आज अचानक से इतना ज्यादा बदला हुआ बिहेवियर कैसे शो कर रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग रैन भी उसके घर पे आ जाता है और वो शाओ से सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है। लेकिन शाओ से साफ साफ
कह देती है कि देखो मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा वो मैं कर सकती हूँ, तुमसे पूछने या फिर तुम्हें कुछ भी बताने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, और जिसके साथ उसका मन करेगा वो उसके साथ में रिलेशनशिप में आएगी और उसी से शादी भी करेगी। उसके डिसीजन पे उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। कि जाने के बाद ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो सकती है अचानक से। फिर हम देखते हैं जब श्याओ अपने रूम में फेस मास्क लगाकर बैठी हुई थी तभी हुआंग उसको टेक्स्ट करता है और वो एक फोटो भेजकर उसे बताता है कि उसकी कार में वो अपना इयररिंग भूल गई। वो अपने असिस्टेंट से बोलकर उसके पास में इसको भिजवा देगा, लेकिन हम देखते हैं कि श्याओ उसको मैसेज करके कहती है कि ऐसा मत करना, और वो उससे कहती है कि इयररिंग लेने के लिए मैं तुम्हारे पास खुद से आ जाऊंगी। और वो बहाना बनाते हुए कहती है कि ये इयररिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर इसके लिए मैं किसी और के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती हूँ। हुआंग भी यहाँ पर उसकी बात समझता है और मान जाता है कि वो खुद से ही उसको वो दे देगा। और फिर हम देखते हैं श्याओ तो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो सोच में पड़ जाती है कि वो उससे मिलने के लिए कौन सी वाली ड्रेस पहनने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ अपने घर से तैयार होकर हुआंग से मिलने के लिए जाने लग जाती है और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली उसको रोक लेती है। और फिर श्याओ नोटिस करती है कि जियांग रेन तो पूरे के पूरे परिवार के साथ में उसके घर पर आ गया है और यहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मिस्टर और मिसेस शेन यहाँ पर आज करने के लिए क्या आए हैं। और फिर हम देखते हैं श्याओ को देखते ही मिसेस शेन श्याओ से माफी मांगने लग जाती है और वो उससे कहती है मैं जानती हूँ कि जियांग रेन से एक काफी बड़ी गलती हो गई है, वो अपने बेटे को अच्छे से समझा देंगी और वो दोबारा तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर और मिसेस शेन हर एक हाल में श्याओ और जियांग रेन की शादी करवाना चाहते थे। श्याओ को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जिसकी वजह से शेन फैमिली उसकी और जियांग रेन की एंगेजमेंट नहीं तोड़वाना चाहती है, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। के बाद मिसेस शेन यहाँ पर जियांग रेन से श्याओ से माफी मांगने के लिए बोलती है और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग रेन के पेरेंट्स उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके डैड ने उसको बुलाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी करा था कि उसे किसी भी हाल में श्याओ से शादी तो जरूर करनी पड़ेगी। और वो उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं कि वो एक लड़की को भी नहीं मना पाया, क्या वो एक लड़की तक को हैंडल नहीं कर सकता है, कितनी ज्यादा खराब बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग रेन तो अपने ही डैड के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और वो कहता है कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन श्याओ से कभी भी माफी नहीं मांगेगा और नील डाउन होकर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिस्टर शेन उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं अगर उसकी और श्याओ की शादी नहीं होगी ना तो पूरी की पूरी शेन फैमिली एक बार में बैंकरप्ट हो जाएगी, इसलिए शेन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जियांग रेन श्याओ से शादी कर ले। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग रेन की मॉम के तो एक बहुत ज्यादा इविल मोटिव्स थे, तो जियांग रेन से कहती हैं कि एक बार अगर वो श्याओ से शादी कर ले और शेन फैमिली स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद जो श्याओ के साथ वो करना चाहे वो कर सकता है और उसको कोई भी नहीं रोकेगा। और ये सुनने के बाद तो जियांग रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स की बात भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं यहाँ पर जियांग रेन श्याओ से माफी मांगने लग जाता है। हम देख पाते हैं कि श्याओ भी इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी और वो भी बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाती है और जियांग रेन से कहती है कि तुम्हें अब नील डाउन करके अपोलोजाइज करना पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद तो हम देखते हैं यहाँ पे जियांग रेन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो श्याओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पे रेन जियांग रेन की तरफदारी करते हुए कहती है कि श्याओ जियांग रेन तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, तुम उसके साथ में इतना ज्यादा बैड बिहेव किस तरीके से कर सकती हो। यहाँ पर श्याओ भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं लग रहा है इसके लिए, कहीं तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं चल रहा है, तुम इसको पसंद तो नहीं करती। हम देख पाते हैं कि रियान के चेहरे पर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर शो हो रहा था। यहाँ पर जियांग रेन भी रैन को पकड़ लेता है लेकिन मिसेस शेन बात को संभालते हुए आगे आती है और रैन को जियांग रेन से दूर कर देती है क्योंकि वो अपने प्लान को बिल्कुल भी खराब होते हुए नहीं देख पाती। और फिर यहाँ पर मिसेस शेन जियांग रेन के लिए कहती है कि ये रैन को किस तरीके से पसंद कर सकता है उसकी और यहाँ पर रैन की तो कोई भी जोड़ी ही नहीं बनती है ठीक से, फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि जियांग रेन को भी सिचुएशन समझ आती है और वो तुरंत ही यहाँ पर नील डाउन हो जाता है और फिर वो श्याओ से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उससे गलती हो गई लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा उसके साथ में। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ की असिस्टेंट भी उसको मैसेज करके बता देती है कि जियांग रेन उसको बहुत ज्यादा टाइम से चीट कर रहा है। तो फिर श्याओ भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और उसने डिसाइड किया कि वो जियांग रेन के साथ में ये गेम खेलेगी और फिर वो सबके सामने प्रिटेंड करने लग जाती है कि उसने भी जियांग रेन को माफ कर दिया है। और ये बात जानने के बाद जियांग रेन के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनके सर से ये बला टल गई और फिर वो लोग यहाँ पर अगले महीने की ही उन दोनों की शादी की डेट अरेंज कर देते हैं। अगले सीन में हम हुआंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास में उसका असिस्टेंट वही प्रोजेक्ट लेकर पहुंच जाता है जिस प्रोजेक्ट को देने के लिए हुआंग ने श्याओ को डिसाइड कर लिया था। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट कहता है कि सर आपके पास मुझे देने के लिए एक बैड और एक गुड न्यूज है। पहले यहाँ पर असिस्टेंट बैड न्यूज बताता है कि श्याओ नेक्स्ट मंथ जियांग रेन से शादी करने वाली है और ये बात जानने के बाद तो हुआंग को बहुत ज्यादा
गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि गुड न्यूज ये है कि शाओ आपके पास में आ चुकी है, तो फिर आप जैसे चाहो उससे डील कर सकते हो। बोलने के बाद असिस्टेंट जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि शाओ भी वहाँ पर पहुंच गई थी। हुआंग को तो गुस्सा था शाओ पे, तो फिर वो उसको देखकर इग्नोर करने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर वो काम करते हुए शाओ को वो प्रोजेक्ट और उसका वो इयरिंग हैंड ओवर कर देता है, लेकिन शाओ को तो उस प्रोजेक्ट से अब कोई भी मतलब ही नहीं था और फिर वो हुआंग के पास में जाती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग तो शाओ को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। शाओ गिरने वाली थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि हुआंग उसको पसंद तो करता ही था, तो फिर हुआंग ने उसको पीछे करके खींच लिया कि उसे चोट ना लग जाए, और इस वजह से वो उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ उसके साथ में फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है, और हुआंग ने तो इस बार शाओ को खुद से अपने पास भी खींचा था। और फिर हुआंग शाओ से कहता है कि उसे मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो जल्द ही किसी और से शादी भी तो करने वाली है। शाओ को भी यहाँ पर हुआंग की सारी बातें समझ में आ जाती है और वो सोचती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेलस हो रहा है, और फिर शाओ से कहती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। और यहाँ पर हुआंग के दिमाग में चलने लग जाता है शायद ये किसी और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर नजर जका के बैठी है, लेकिन हम देखते हैं शाओ वहाँ से जाने से पहले कह देती है कि मैं इनोसेंट हूँ और मैं जियांग रेन से भी शादी नहीं करने वाली हूँ, और फिर वो उन प्रोजेक्ट्स को हुआंग को रिटर्न कर देती है। और फिर वो उससे कहती है कि वो इसको उसकी डाउरी समझे, और अपनी इयरिंग लेकर वहाँ से निकल जाती है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर तो हुआंग उसकी बातें सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग का असिस्टेंट उसके पास में आता है और वो उसको एक चैरिटी गाला का इन्विटेशन देता है। वहीं हम शाओ को देखते हैं जो कि बाहर आ गई थी, और फिर उसको जियांग रेन की कॉल आती है और वो उससे यहाँ पर उस कह रहा था कि तुम मेरे साथ में चैरिटी गाला में आने वाली हो। शाओ भी यहाँ पर जियांग रेन की बात को मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग रेन अपने पेरेंट्स को बताता है कि शाओ उसके साथ में आने के लिए मान गई है, और फिर यहाँ पर जियांग रेन कहता है कि सही में उसे शाओ के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने ही तो उन दोनों की शादी होने ही वाली है, तो फिर इतने ज्यादा एफर्ट्स करने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि एक बार अगर तुमने उसका दिल बहुत ज्यादा अच्छे से जीत लिया ना, तो फिर वो शादी से कभी भी पीछे नहीं हट पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शाओ और जियांग रेन चैरिटी गाला में पहुंच जाते हैं, और फिर हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उनके पास आकर उनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, क्योंकि अगले ही महीने उनकी शादी जो होने वाली थी। और यहाँ पर शाओ जानबूझकर रिपोर्टर्स के सामने बोल देती है कि आज जियांग रेन एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस उसके लिए खरीदने वाला है। जियांग रेन तो ये जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि खुद उसको इस सब के बारे में जरा सा भी आइडिया जो नहीं था। और रिपोर्टर्स ये सारी की सारी बात सुनने के बाद यहाँ पर जियांग रेन को बहुत ज्यादा प्रेज करने लग जाते हैं कि वो उसको इतना ज्यादा लाइक करता है कि उसके लिए कुछ भी खरीदने को तैयार है। रिपोर्टर्स के जाने के बाद जियांग रेन यहाँ पर शाओ के ऊपर भड़कने लग जाता है, और वो उससे कहता है कि उसे रिपोर्टर्स के सामने ये बात बोलने की जरूरत ही क्या थी। शाओ कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि आज तुम मुझे एक सरप्राइज देने वाले हो, तो फिर मुझे लगा कि वही एक्सपेंसिव वाला रूबी नेकलेस तुम मुझे गिफ्ट करने वाले हो, इसी वजह से मैंने रिपोर्टर्स के सामने भी ये बात बोल दी। अगर तुम मुझे ये चीज गिफ्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर इट्स ओके, तो मैं रिपोर्टर्स को इस बारे में भी बता दूंगी और लोग तो इस बारे में भूल ही जाएंगे। ये बोलने के बाद यहाँ पर शाओ तो एकदम फ्री थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि जियांग रेन अब अपनी इमेज को बिल्कुल भी र्यून नहीं होने दे सकता था। फिर वो जाने लग जाती है, लेकिन जियांग रेन शाओ को रोक लेता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे ऊपर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि तुमने मेरा सरप्राइज सबके सामने पहले से ही रिवील कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर शाओ कुछ बहाना बनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर शाओ हुआंग के पीछे वॉशरूम गई थी, और उसको देखने के बाद तो हुआंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि हुआंग जो है ना जियांग रेन के साथ में कम्पीट करे जब वो रूबी नेकलेस के लिए बेट करने वाला है, और जो शाओ है वो जियांग रेन को बहुत ज्यादा फोर्स करेगी कि वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर वो उस नेकलेस को बाय करे। हुआंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शाओ आखिरकार करना क्या चाहती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि शाओ तो यहाँ पर हुआंग को सारी की सारी बात समझाने के बाद वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर जियांग रेन पे पड़ी जो कि वहाँ पर पहुंच गया था। वो उसको देखते ही हुआंग के साथ में तुरंत ही छुप जाती है। हम देख पाते हैं कि ये दोनों जियांग रेन की बातें सुन रहे थे। जियांग रेन यहाँ पे अपने डैड से बात कर रहा था, उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिरकार उसे वो रूबी नेकलेस खरीदने की क्या जरूरत है, उसे पता तो है कि शेन फैमिली के पास में ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। इस पर जियांग रेन अपने डैड से कहता है कि अब वो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शाओ ने सब कुछ रिपोर्टर्स के सामने बकजू दिया है। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार वो लोग शाओ का ट्रस्ट जीत लें और फिर उन लोगों को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब तो शाओ एक बार उससे ट्रस्ट जीत के शादी कर ले फिर तो वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। और ये सारी बात करने के बाद हम देखते हैं कि जियांग रेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हुआंग रेन और शाओ दोनों की बातें सुन लेते हैं, और हुआंग को तो समझ ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी शाओ क्यों शेन फैमिली में शादी करना चाहती है। और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम शेन फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचाना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ उसको टीज करने के लिए उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती
देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे चीजें लाई जा रही थी और एंड में वो रूबी नेकलेस भी लाया जाता है और जियांग रैन तुरंत ही यहाँ पर उस नेकलेस के लिए 20 मिलियन की बिड करता है। लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग हुआंग जियांग रैन के साथ में कम्पीट करता है और उससे ज्यादा बड़ी बिडिंग करता है। जियांग रैन को बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन श्याओ और हुआंग यहाँ पर जियांग रैन के साथ में बढ़िया से कम्पीट करते हैं और उसको और भी ज्यादा प्रवोक कर रहे थे ये लोग। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआंग 200 मिलियन की उस नेकलेस के लिए बिडिंग कर देता है। सभी लोग यहाँ पर ये चीज देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जियांग रैन ने बहुत ज्यादा ही बड़ी कीमत की बिडिंग कर दी थी और हुआंग भी अब उसके साथ में कम्पीट करना बंद कर देता है और रिपोर्टर्स भी अभी जियांग रैन को एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग समझ रहे थे। जियांग रैन खुश हो जाता है कि फाइनली वो उस नेकलेस को जीत गया है। लेकिन इस सब के बाद हुआंग एक बात बोलता है, वो कहता है कि जियांग रैन तुम किस तरीके के बिजनेसमैन हो, ऐसा ही नेकलेस मैं 200 मिलियन में तो कभी भी नहीं खरीदने वाला था, तुम तो मेरी ट्रिक में फंस गए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वेट्रेस वाइन लेकर आ जाती है जियांग रैन और श्याओ के लिए और वो उससे कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ उनकी शादी है ना, तो फिर हम लोग उनको यहाँ पर विश करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन के लिए उन्हें ये वाइन ऑफर कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो जियांग का पहले से ही एक प्लान था। वेट्रेस ने उसे इशारे से बता दिया कि कौन सी वाइन में ड्रग मिला हुआ है और जियांग रैन भी श्याओ को वाइन उठाकर उसके हाथ में दे देता है। यहाँ पर जियांग रैन कुछ अनईजी फील कर रही होती है, लेकिन जियांग रैन श्याओ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक वाइन भी नहीं पी सकती हो। ये वाइन पीने के बाद वो तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है। यहाँ पर जियांग रैन भी तुरंत उसके पीछे चला जाता है और श्याओ को भी आइडिया था कि वो इतनी जल्दी से तो उसका साथ नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि श्याओ हुआंग को मैसेज करके बोल देती है कि वो जल्दी से आकर उसको ले जाए। जियांग रैन यहाँ पर श्याओ को बार बार बाहर आने के लिए बोल रहा था क्योंकि उन लोगों को लेट जो हो रहा होता है ये सब कुछ चल ही रहा होता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद श्याओ को जियांग रैन की आवाज आनी बंद हो जाती है। चेक करने के लिए वो डोर ओपन करती है और उसे पता चलता है कि असल में हुआंग के गार्ड्स ने जियांग रैन को बेहोश कर दिया है और फिर वो लोग उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं और श्याओ को समझ में आ जाता है हुआंग यहाँ पर काफी देर से खड़ा हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर यहाँ पे श्याओ को टीज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग श्याओ को अपने साथ बाहर ले आता है और फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ड्रग का असर हो गया है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन श्याओ कहती है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है और फिर वो हुआंग से कहती है कि तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। हुआंग यहाँ पर उससे कहता है कि मैं कोई टेरेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि श्याओ हुआंग को किस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग श्याओ को अपने रूम में ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे श्याओ उठ जाती है और वो जाने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग भी उठ जाता है और फिर वो श्याओ को उठकर डांटने लग जाता है और कहता है जब तुम्हें पता था कि उस वाइन में ड्रग्स मिले हुए हैं तो फिर तुमने उन्हें पिया ही क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है कि श्याओ ने कल यहाँ पर जियांग रैन और उस वेट्रेस की सारी बातों को सुन लिया था और उसने उनकी बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। यहाँ पर प्रेजेंट में श्याओ कहती है हुआंग मेरी बात सुनो, अब जियांग रैन वैसा ही कहेगा जैसा वो उसे करने के लिए बोलेगी क्योंकि उसके पास में काफी बड़ा प्रूफ है उसके खिलाफ में और अगर वो उसकी बात ना माने तो फिर वो उस वीडियो को पुलिस को दे सकती है। हुआंग यहाँ पर कहता है लेकिन तुम्हें खुद की फिक्र नहीं हुई, तो फिर वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, तुम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ जियांग रैन से उसके बारे में पूछती है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंग भी कल रात का सीन याद करता है जब उसके असिस्टेंट ने उसको कॉल करा था और वो उससे पूछ रहा था कि अब वो जियांग रैन के साथ में क्या करे। तो फिर हुआंग ने कहा था कि तुम उसको ट्रैश कैन में फेंक दो और हम देखते हैं कि असिस्टेंट भी उसकी बात मान गया था। प्रेजेंट में हुआंग श्याओ से कहता है कि जियांग रैन वहीं पर है जहाँ पर उसकी सही जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ को जियांग रैन की कॉल आती है और वो उससे कॉल करके पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी और श्याओ बहाना बनाते हुए उससे झूठ बोल देती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा अनवेल फील कर रही थी और जब वो हॉस्पिटल आई तब उसको बताया कि उसकी कंडीशन तो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मैंने तो तुम्हें भी ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी लेकिन तुम पता नहीं कहाँ पर चले गए थे। ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग रैन को भी यहाँ पर पास्ट का सीन याद आता है। जब वो मॉर्निंग में उठा था तो फिर वो एक कूड़े के डब्बे में पड़ा था। फिर उसने यहाँ पर रैन को कॉल करा था और उससे कहा था कि तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब रैन उसको पिक करने के लिए पहुंची थी तो फिर उसकी ये हालत देखकर उससे डिस्गस्टेड भी फील कर रही थी और काफी ज्यादा हैरान भी थी। प्रेजेंट में जियांग रैन यहाँ पर श्याओ के सामने एक बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ से जाना पड़ा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिक करने के लिए पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो उसको रोक देती है और कहती है कि असल में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, मैं खुद ही वहाँ पर आ जाऊंगी। और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। हुआंग यहाँ पर फिर प्रेजेंट में शुआओ से पूछने लग जाता है कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली हो। इस पर श्याओ से कहती है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा जेलस टाइप निकलोगे, अब इतना कुछ हो ही चुका है तो फिर मुझे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी
ही पड़ी। तो फिर ये बात सुनकर तो हुआंग खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलना और तुम शेन फैमिली के साथ में एंगेजमेंट भी कैंसिल कर देना। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इसके होने वाले हैं वो मैं सब कुछ देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन श्याओ उससे कहती है कि फिलहाल ये सब कुछ करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात जानने के बाद तो हम देख पाते हैं कि हुआंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर उस जियांग रेन से ही शादी करना चाहती हो ना। और ये बोलने के बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं श्याओ को उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे बताते हैं कि अब मैं वापस आने वाला हूँ। वैसे मैं वापस तो नहीं आना चाहता था, लेकिन देखो तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे आ रहा है और अगर मैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो फिर तुम्हारे ग्रैंडपा इस सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्स क्रिएट करेंगे और कोई और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर श्याओ भी कहती है कि ठीक है डैड, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। और फिर उसके डैड उससे कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जियांग रेन से यहाँ पर शादी क्यों नहीं तोड़ रही हो और उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो। यहाँ पर वो कहती है कि मैं फोन पर तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जब आप वापस आओगे तो फिर मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कॉल खत्म होने के बाद वो ड्रेसअप होती है और वो हुआंग के लिए एक नोट राइट करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं श्याओ के जाने के बाद जब हुआंग वापस रूम में आता है तो फिर उसको वो श्याओ का नोट मिलता है जहाँ पर श्याओ ने उसको लिखा था कि वो उससे वापस मिलने वाली है। यहाँ पर हुआंग को श्याओ के ऊपर गुस्सा था और वो गुस्से से उस नोट को फेंकना चाहता था, लेकिन फिर वो उसको पसंद भी करता था तो फिर उसने वो नोट अपने पास में ही रख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ वापस से अपने घर पर पहुंच गई और यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। वो अपने पेरेंट्स को आगे करने वाले प्लान के बारे में समझाने लग जाती है। वो ये सब कुछ बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर रैन रैन आ जाती है। ये लोग बात कर रहे थे और रैन रैन उनसे कहती है कि ग्रैंडपा उन्हें बुला रहे हैं। ये लोग जब नीचे जाते हैं तो फिर देख पाते हैं कि असल में जियांग रैन का परिवार भी यहाँ पे आया हुआ है। फिर मिसेस शेन यहाँ पर सबको बताते हैं कि जियांग रैन ने श्याओ को 200 मिलियन का नेकलेस खरीद कर दिया है। ये बात सुनने के बाद तो श्याओ का पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं। और असल में शेन फैमिली का ये सब कुछ बताने का भी एक काफी ज्यादा खतरनाक मोटिव था। वो चाहते थे कि असल में अब इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो फिर अब श्याओ की फैमिली भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से डाउरी दे। और ये सब कुछ जानने के बाद तो श्याओ के परिवार को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो लोग उसके ऊपर भड़कते हुए उससे कहने लग जाते हैं कि इतना ज्यादा महंगा नेकलेस खरीदने की कोई जरूरत थी भी नहीं। और आंटी कहती है कि आज तक अपने परिवार में किसी ने भी इतना ज्यादा महंगा नेकलेस नहीं खरीदा है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ की मॉम कहती है ऐसी बात नहीं है, जब हम लोग ट्रिप पर गए थे ना तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदा है। और फिर वो नेकलेस को फ्लॉन्ट करने लग जाती है सब लोगों के सामने। और ये सुनने के बाद तो ग्रैंड माँ और आंटी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर ये लोग यहाँ पर श्याओ और उसकी मॉम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन ग्रैंडपा उन लोगों को रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि अभी हमें शेन फैमिली के साथ में ये सब कुछ डिस्कस करना है, ये सब बाद में हो जाएगा। यहाँ पर श्याओ कह देती है साफ साफ कि ना उसको यहाँ पर अपने परिवार से कोई भी डाउरी दिलवानी है शेन फैमिली को और ना ही उसको खुद को कोई वेडिंग गिफ्ट चाहिए। और ये जो नेकलेस उसको मिला है वो तो जियांग रैन ने उसे अपनी खुशी से दिया है और ये सरप्राइज तो वो पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ था। फैमिली भी यहाँ पर श्याओ की बातों पर कोई नहीं कह पाते और फिर वो चुप करके अपना मुंह लटका के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडपा अपने बर्थडे के बारे में बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन तभी श्याओ के डैड ने कहा कि वो लोग तो काफी ज्यादा बिजी हैं तो फिर ग्रैंडपा खुद से ही ये सब कुछ हैंडल कर ले। और फिर वो बहाना बनाकर अपने परिवार के साथ में जाने लग जाते हैं। इन लोगों को जाता हुआ देखकर ग्रैंडपा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर ये लोग वहाँ के बचे हुए परिवार के लोगों से इस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन रैन रैन और आंटी भी बहाना बनाकर चले जाते हैं। आखिरकार कौन ही अपने आप को झमेले में फंसाना चाहता है आजकल। लेकिन अब देखते हैं कि ग्रैंडमा ग्रैंडपा को समझाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारे बेटे ने अपनी वाइफ को इतना ज्यादा महंगा नेकलेस खरीद कर दिया है तो फिर उसके बदले में तुम्हें भी मुझे एक नेकलेस खरीद कर देना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही तो ग्रैंडपा को और ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो भड़कते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उनको ऐसे जाता हुआ देखकर तो ग्रैंडमा को भी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये फैमिली सबके सब लोग मिलकर साथ में डिनर कर रहे थे। ग्रैंडपा फिर से अपने बर्थडे के बारे में ही डिस्कस करना चाह रहे थे, पर यहाँ पर श्याओ के डैड ने बोला कि हर साल वही सारे के सारे प्रिपरेशन करते हैं, इस बार ये अपॉर्चुनिटी वो अपने भाई को देना चाहते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि श्याओ के अंकल तो ये सब कुछ अवॉइड करने की पूरी कोशिश करे और आंटी यहाँ पर बात बढ़ाते हुए कहने लग जाती है कि श्याओ के डैड ने अपनी वाइफ को पूरे के पूरे 1 बिलियन का नेकलेस दिलवाया है। इतना खर्चा तो वो लोग कर ही रहे हैं तो फिर ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए वो थोड़ा बहुत और खर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर श्याओ को जब रियलाइज होता है कि उसकी आंटी उसकी मॉम को सबके सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट और क्रिटिसाइज करने का ट्राई कर रही है तो फिर वो एक वीडियो सबके सामने प्ले कर देती है जहाँ पर आंटी अंकल के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि श्याओ के डैड ने उसकी मॉम को इतना ज्यादा महंगा नेकलेस दिलवाया है और उसके लिए उसके अंकल को भी उसकी आंटी के लिए एक बहुत ज्यादा महंगा नेकलेस खरीद के देना पड़ेगा। और ये बात सुनकर तो अंकल भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं अगर मेरे पास में इतने पैसे रखे होते तो फिर मैं खुद का बिजनेस चालू कर लेता। और ये वीडियो जब प्ले होती है तो फिर यहाँ पर तो श्याओ की आंटी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो
जाती है। वो यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्याओ के अंकल उसे डांट कर चुप करवा देते हैं। ये सब कुछ हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद यहाँ पर ग्रैंडपा इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इस बार की जो पार्टी की सारी प्रिपरेशन है वो श्याओ के अंकल करेंगे, लेकिन जो इसका पेमेंट है वो श्याओ के डैड करने वाले हैं। लेकिन श्याओ के डैड ये बात सुनते ही तुरंत इसके लिए मना कर देते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर तो ग्रैंडपा को गुस्सा आता है, लेकिन श्याओ के अंकल कहते हैं डैड आप गुस्सा मत करिए, इट्स ओके, मैं इस बार सारा का सारा खर्चा खुद से देख लूंगा। और ये बात जानने के बाद तो यहाँ पर श्याओ के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। अगला सीन हम उनके बर्थडे पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर बर्थडे में अभी तक एक भी गेस्ट नहीं मौजूद हुआ होता है। यहाँ पर ग्रैंडपा अंकल से पूछने लग जाते हैं कि अभी तक कोई भी गेस्ट क्यों नहीं आया है। तो फिर यहाँ पर अंकल तो बहाना बनाते हुए कहने लग जाते हैं सभी के सभी गेस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, अभी वो टाइम नहीं हुआ है ना, इसी वजह से वो लोग नहीं आए होंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि शाओ और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं आए हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि शाओ और उसके मॉम डैड घर से रेडी होकर तो निकल ही गए थे। अंकल यहाँ पर शाओ और उसके मॉम डैड को कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो लोग कॉल अटेंड करके बोल देते हैं कि उनके पास में टाइम ही नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये बात जानने के बाद तो बड़ा ज्यादा दुखी हो जाते हैं सब लोग। बाद हम देखते हैं अंकल और आंटी का बेटा यहाँ पर ग्रैंडपा से पूछता है क्या उसको इस बार रेड एनवेलप नहीं मिलेगा। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने सबसे बड़ा वाला रेड एनवेलप प्रिपेयर करा है। इसके बाद ग्रैंडपा रेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे और श्याओ के लिए भी रेड एनवेलप प्रिपेयर करा था, कि श्याओ तो आ नहीं रही है, तो फिर उसके एनवेलप से जो पैसे निकाल कर बचेंगे वो यहाँ पर रेन और चैंग को बांट देंगे। आज जानने के बाद तो चैंग और रेन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अंकल श्याओ को कॉल लगाते हैं और यहाँ पर अंकल ने कॉल स्वीप करे हुए करी थी। ग्रैंडपा उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं पहुंची हो। लेकिन श्याओ यहाँ पर ग्रैंडपा से बोल देती है कि जब आप चैंग को ही इतना ज्यादा पसंद करते हो और हर बार उसी से अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करवाते हो और उसको सबसे बड़ा एनवेलप देते हो, तो फिर आज आप खुशी से उसी के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर दो, मैं कोई भी उल्लंघन यहाँ पर नहीं करने के लिए आ रही हूँ। इस पर तो ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और वो श्याओ से कहते हैं कि असल में चैंग हमारा ग्रैंडसन है और वही जो है जो हमारी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने वाला है। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत ज्यादा फेवर कर भी रहा हूँ तो फिर इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन श्याओ तो गुस्से में थी, तो फिर वो उनकी बातों को इग्नोर करके कॉल को काट देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ ने एक दूसरी कंपनी में अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो उसको लेकर अपने पेरेंट्स के पास में जाती है और वो अपने पेरेंट्स से बताती है कि अब वो अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर श्याओ कहती है कि मुझे तो पता ही था कि अब ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हर साल उसके डैड के ही बुलाने पर सारे के सारे गेस्ट आया करते थे। अब जब मैं उसके अंकल ने सब कुछ प्रिपेयर करा है तो फिर वहाँ पर तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं श्याओ नेक्स्ट सीन में हुआंग से मिलने के लिए जाती है। वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन श्याओ उसको अपनी नई कंपनी के बारे में बताती है और हुआंग उसको ये देखकर कहता है कि फाइनली तुम्हें ये तो रियलाइज हो गया कि असल में वो फैमिली तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक ही नहीं है। और यहाँ पर उससे पूछती है क्या तुम्हें इस सब के बारे में पहले से ही पता था। तो फिर वो कहता है अगर मैं तुम्हें इस सब के बारे में बता भी देता तो तुम कौन सा मेरे ऊपर यकीन करने वाली थी। और फिर श्याओ को रियलाइज होता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वो हुआंग की किसी भी बात पर यकीन ही नहीं किया करती थी। फिर वो हुआंग से कहती है कि मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैं मिस्टर लू के साथ में कॉर्पोरेशन करना चाहती हूँ। हुआंग भी यहाँ पर उसकी बात मान जाता है और फिर वो मिस्टर लू को कॉल करता है। उनकी कॉल अटेंड करने के बाद मिस्टर लू काफी ज्यादा खुश हो गए थे और हुआंग यहाँ पर मिस्टर लू से बताता है कि उसकी एक फ्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनके से साथ डिनर करना चाहती है इसी बारे में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू भी उसकी ये बात मान जाते हैं और उस पर्सन के साथ में डिनर करने के लिए अग्री कर गए थे। हुआंग फिर इस बारे में यहाँ पर श्याओ को बताता है और वो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर मिस्टर लू के साथ में डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम देख पाते हैं मिस्टर लू तो यहाँ पर अपने साथ एक शेन नाम की लड़की को भी लेकर आए थे। शेन हुआंग को देखकर उसके साथ में चेप हो जाती है और उससे चिपकने लग जाती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम पहले ही तो चाइना वापस आई हूँ। लेकिन फिर जब यहाँ पर वो हुआंग के साथ में श्याओ को देखती है तो फिर शेन जेलस होने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कॉपरेशन के बारे में डिस्कस होने लग जाता है, लेकिन हुआंग श्याओ का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था तो फिर वो उसको ज्यादा ड्रिंक भी करने नहीं देता ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। फिर हम देखते हैं श्याओ वॉशरूम जाती है और शेन भी उसके पीछे चली गई थी। शेन यहाँ पर श्याओ से पूछती है क्या तुम हुआंग को लाइक करती हो। तो फिर श्याओ से कहती है शेन तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि हुआंग तुम्हें तो लाइक नहीं करता है, इसका तो यही मतलब हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही लाइक करता है। शेन को तो ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो कहती है कि मुझे ना सारी की सारी बातें पता है, अगले महीने ना तुम्हारी शादी जियांग रैन से होने वाली है जो कि शेन फैमिली का बेटा है। श्याओ तो यहाँ पर शेन को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उससे कह देती है कि तो तुम इस बारे में तो सोचो कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन तब भी हुआंग मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है और वो
तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बात जानने के बाद तो उसको गुस्सा आता है। इनशेन उससे कहती है कि अगर मैं एक बार बोल दूं ना तो फिर मेरे डैड तुम्हारे साथ कॉपरेशन एंड कर देंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि श्याओ को तो इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता और वो उससे ये बोलकर चली जाती है कि अगर कुछ कर सकती हो तो फिर करके देख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग श्याओ को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ हुआंग का शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से उसे ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी पड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि श्याओ हुआंग के साथ में फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन हुआंग इस तरीके से उसके साथ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि वो इस चीज से काफी ज्यादा कॉशियस था कि अगले ही महीने श्याओ किसी और से शादी करने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि श्याओ फिर भी उसको जानबूझकर टीज कर रही थी। इसके बाद श्याओ ने हुआंग को अपना वेडिंग इन्विटेशन हैंड ओवर कर दिया, लेकिन हुआंग उससे साफ साफ मना करता है कि देखो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि श्याओ उससे इंसिस्ट करने लग जाती है कि नहीं, तुम्हें तो मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उनके पास में जियांग रैन आ जाता है और वो विंडो पर नॉक करता है और वो यहाँ पर अंदर तो कुछ देख नहीं पा रहा था और श्याओ से पूछ रहा था क्या तुम कार के अंदर हो। श्याओ ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है कि अगर जियांग रैन उसको हुआंग के साथ में देख लेगा तो उसका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इतना ज्यादा पैनिक होते हुए हुआंग भी यहाँ पर श्याओ को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि ये जियांग रैन को इतना ज्यादा लाइक करती है। उसे डर लग रहा है कि अगर वो हुआंग के साथ में जियांग रैन उनको देख लेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और ये सब कुछ देखकर वो जेलस हो जाता है और फिर वो श्याओ को किस करना स्टार्ट कर देता है। देर बाद यहाँ हुआंग श्याओ को बताता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरी कार के अंदर कोई भी नहीं देख सकता है। फिर यहाँ पर वो उससे कहती है तुम छुप जाओ और फिर वो तुरंत ही कार से बाहर निकल जाती है। श्याओ को यहाँ पर जियांग रैन देखता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कौन आया है। तो फिर यहाँ पर वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने ना अपने लिए टैक्सी बुक करी थी। तो फिर वो एकदम हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि रोल्स रॉयस भी बुक करी जा सकती है। लेकिन वो यहाँ पर उसकी बात अवॉइड करके जाने लग जाती है। वो यहाँ पर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो श्याओ का पर्स कोई उसके मुंह पर फेंक कर मार देता है। फिर जब वो पलटती है तो फिर ड्राइवर उसको कह रहा था कि मैम अपना पर्स तो कार में ही भूल गई थी। फिर श्याओ अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली जाती है और जियांग रैन तो ये सब कुछ देखता रह गया। फिर हम देखते हैं जब श्याओ घर के अंदर पहुँचती है तो फिर पूरा का पूरा परिवार मुंह बनाकर बैठा हुआ था और फिर ग्रैंडपा उसके ऊपर भड़कने लग जाते हैं कि श्याओ आज उनके बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर श्याओ बात को संभालने हुए कहती है कि असल में 2 दिन बाद तो मेरी और जियांग रैन की शादी है। जब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी इतने ज्यादा अच्छे से हैंडल कर ली है तो फिर आई होप कि आप मेरी शादी की भी सारी की सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। और ये बताने के बाद तो वो सोने के लिए चली जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद तो पीछे से सब लोगों को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर ग्रैंडपा कह रहे थे कि अब उसको कंपनी जाकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर श्याओ के अंकल ग्रैंडपा से बताते हैं कि श्याओ के डैड भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो फिर ग्रैंडपा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऑफिस नहीं जाएगा तो फिर तुम्हें तो काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। और फिर वो कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें ही हैंड ओवर करने वाला हूँ। ये बात सुनकर तो अंकल बड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अंकल को ग्रैंडपा बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने शेन फैमिली के साथ में एक 10 मिलियन का प्रोजेक्ट डिस्कस करा है। एक बार श्याओ की शादी जियांग रैन के साथ में हो जाए फिर उन लोगों की जो कॉपरेशन है ना वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए। ग्रैंडपा को भी यहाँ पर अंकल का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ शादी के लिए तैयार हो रही थी और वो हुआंग को मैसेज करके कहती है कि मेरी शादी में टाइम से पहुंच जाना। इस पर वो उससे कह देता है कि देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। इस पर वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी शादी को अटेंड करने के लिए नहीं आओगे ना तो फिर मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाऊंगी और मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा। फिर हम देखते हैं उसके पास में जियांग रैन 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 के साथ में आ जाता है। उन दोनों को देखकर उसका मूड तो खराब हो जाता है लेकिन वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करती है और फिर जियांग रैन के साथ में बाहर चली जाती है। यहाँ पर रैन रैन के दिमाग में ये चल रहा था कि एक दिन श्याओ की जगह पर वो यहाँ पर खड़ी हुई होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ जियांग रैन के साथ में स्टेज पर चली जाती है और वो यहाँ वहाँ हुआंग को ढूंढ रही थी। फिर जब हुआंग वहाँ पर उसको आता हुआ नजर आ जाता है तो फिर वो उसको देखकर खुश हो जाती है। फिर जियांग रैन यहाँ पर श्याओ से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो। तो फिर श्याओ उससे झूठ बोल देती है कि आज मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है ना तो फिर ये बात जानकर मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। जियांग रैन भी यहाँ पर ये बात सोचकर खुश हो जाता है कि श्याओ तो उससे एकदम पागलों की तरह प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियांग रैन फॉर्मेलिटी के लिए एक बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्पीच देता है जहाँ पर वो बता रहा था कि वो श्याओ से कितना ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी मेमोरीज को शेयर करने के लिए उसकी और श्याओ की पिक्चर्स भी सबको शो करने वाला होता है। वहाँ पर स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ पर पता चल रहा था कि जियांग रैन और रैन रैन ने तो श्याओ को चीट करा है, वो भी मिलकर। ये देखते ही यहाँ पर जियांग रैन कहने लग जाता है कि ये वीडियो जल्दी से क्लोज करी जाए। फिर यहाँ पर श्याओ से क्वेश्चन करती है कि जियांग रैन ये सब क्या है। तो फिर वो बहाना बनाने लग जाता है और कहता है कि असल में रैन रैन को तुम समझ रहा था। और वो कहता है कि रैन रैन तुम भी तो यहाँ पर कुछ बोलो, यही तो हुआ था। तो रैन रैन भी बोल देती है कि हाँ जैसा ये बोल
बोल रहा है वही हुआ था। लेकिन शियाओ को तो ये सारी की सारी बातें जानने के बाद बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ पिक्चर्स दिखाती है जहाँ पर वो रेन रेन के काफी ज्यादा क्लोज था, उसको किस कर रहा था। शियाओ को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन ग्रैंडपा वहाँ पर आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और फिर वो उससे कहते हैं ये शादी तुम्हारे लिए करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी तैयारियां हो चुकी है, अब तुम ये शादी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। और ग्रैंडपा यहाँ पर उसको सलाह कर रहे थे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। वैसे भी जियांग रैन तो एक लड़का है और लड़के तो इस तरीके की गलतियां करते ही रहते हैं। शियाओ को तो यहाँ पर ये बात सुनकर बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो ग्रैंडपा से सवाल कर ही देती है कि आपने मेरी ग्रैंडमा को भी चीट करा है। ये बात सुनकर तो ग्रैंडपा भड़क जाता है और कहता है देखो अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लाइन क्रॉस करी। लेकिन शियाओ कहती है कि अब वो ये शादी नहीं कर सकती है। ये बोलकर वो जाने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडपा चैंग से कहते हैं कि तुम अपनी बहन को रोको। चैंग यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी हुआंग यहाँ पर आ जाता है और फिर वो चैंग को धक्का दे देता है और सब लोगों से कहता है कि मेरे होते हुए शियाओ को कोई टच भी नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शियाओ के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर शियाओ के डैड उसके लिए स्टैंड लेते हैं और वो अपने डैड से कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसे आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती है और मैं अपनी बेटी का साथ अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ आप लोगों की बातों में भी आकर। ग्रैंडपा तो अब यहाँ पर शियाओ के डैड के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन शियाओ के डैड अब अपनी बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ दोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ में सारे के सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगा। मिस्टर या भी यहाँ पर यही चाहते थे, तो फिर वो अपने डैड से बोल देते हैं कि आपको जैसा दिल करे आप मेरे साथ में वैसा कर सकते हो इस मामले में। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपने मॉम डैड और हुआंग के साथ में वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर शाओ के अंकल तो बड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने डैड से कहते हैं कि अगर ये यहाँ से चली गई और शादी नहीं हुई तो फिर शेन फैमिली के साथ में जो कॉपरेशन होने वाला था उसके बारे में हम क्या करेंगे। ग्रैंडपा का तो पहले से ही पारा हाई था और वो और ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने ही बेटे को मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि हुआंग और अपने पेरेंट्स के साथ में कार में बैठकर मस्त जा रही होती है और हम देख पाते हैं कि शाओ के डैड को तो हुआंग पसंद आ गया था और उसके मॉम डैड दोनों ही उनकी शादी के लिए अप्रूवल दे देते हैं और वो उसको यहाँ पर इसलिए भी अपना सन इन लॉ बनाना चाहते थे कि एक तो वो जियांग रैन से ज्यादा हैंडसम था और वो उससे ज्यादा अमीर भी था। फिर शाओ अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड आप बस करिए और शायद अब आपको कार से उतर जाना चाहिए और हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उन दोनों को प्रिवेसी देने के लिए कार से उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं शाओ यहाँ पर हुआंग से कहती है कि मैंने ना एक सपना देखा था जिसमें मेरी मौत हो गई थी। कोई भी नहीं था जो कि मेरा फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था मेरे लव्ड वन में से, और वहाँ पर जो मेरा फियांसे और मेरी बहन मौजूद थे ना वो लोग भी वहीं पर खड़े होकर मुझे चीट कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने देखा बस एक तुम ही थे जो कि मेरा फ्यूनरल अटेंड करने के लिए पहुंच गए थे और तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा सैड भी थे। और ये सुनते ही हुआंग यहाँ पर शाओ को किस करने लग जाता है और फिर वो उसको गले लगा लेता है और अपने दिल की फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी शाओ को रैन रैन की कॉल आती है जो कि उससे रोते हुए कह रही थी कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो फिर ये फैमिली तो मुझे मार ही डालेगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर शाओ हुआंग से कहती है कि अब हमें शेन फैमिली के घर जाना चाहिए क्योंकि वो इस नजारे को अपनी आंखों से बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ शेन फैमिली के घर पे पहुंचती है और वहाँ पर वो देखती है कि रैन रैन बहुत ज्यादा रो रही है और हम देख पाते हैं कि शेन फैमिली के मेंबर्स रैन रैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और शाओ को वहाँ पर देखकर यहाँ पर जियांग रैन की मॉम उसको एक्सप्लेन करने लग जाती है और वो कहती है कि रैन रैन नहीं है जिसने जियांग रैन को सेड्यूस करा था, उनका बेटा तो एकदम भोला भाला सीधा साधा एकदम ही शातिर नहीं है और हम लोग खुद रैन रैन को पसंद नहीं करते, उसे तो हम अपनी डॉटर इन लॉ कभी भी नहीं बनाएंगे। और फिर वो लोग यहाँ पर शाओ से माफी मांगने लग जाते हैं और तो और जियांग रैन भी कहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी चालाकियों में फंस गया था, उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शाओ को ही पसंद करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शाओ तो अब इन लोगों को कभी भी माफी नहीं देने वाली थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओ का साथ देने के लिए हुआंग भी पहुंच जाता है। उसको देखते ही यहाँ पर जियांग रैन को गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो शाओ से कहता है कि देखो तुम हुआंग के साथ में कभी भी नहीं हो सकती हो और तुमने तो मुझसे खुद से अपने मुंह से बोल के कहा था ना कि तुम इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। और ये बात सुनने के बाद तो हम देखते हैं कि हुआंग शाओ को देखने लग जाता है क्योंकि उसने तो ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी उससे। शाओ भी यहाँ पर एकदम ही अनबॉदर्ड होकर बिहेव करती है कि मैंने तो ऐसा आज तक कभी भी नहीं कहा है। जियांग रैन कहता है कि तुमने अपने मुंह से बोला था कि जो हुआंग है ना वो बहुत ज्यादा पेटी और रूड पर्सन है, उससे तो वो तुम कभी भी प्यार ही नहीं करो। यहाँ पर हुआंग गुस्से से शाओ की तरफ देखता है लेकिन वो बहाना बनाकर बात को संभालती है और कहती है कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो जियांग रैन से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और फिर वो सबके सामने हुआंग को किस करती है। और ये देखने के बाद तो रैन रैन और पूरी की पूरी शेन फैमिली एकदम ही शॉक्ड हो जाती है। हुआंग फिर शाओ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और जियांग रैन भी उनके पीछे पीछे जाता है। जियांग रैन यहाँ पर शाओ से माफी मांग रहा था और कह रहा था जो तुम बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो उससे कहता है कि अब तो तुम्हें सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर रैन रैन भी पहुंच जाती
जाती है। यहाँ पर वो शाओ को और ज्यादा इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसी की इंसल्ट करके उसको एक थप्पड़ और जड़ देती है। पर जियांग रैन 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 को खुद से धक्का दे देता है और कहता है कि मेरा इस लड़की से कोई भी रिश्ता नाता नहीं, और असल में तो यही वो लड़की है जो मुझे सिड्यूस करने की इतने टाइम से कोशिश करती आ रही। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ और हुआंग दोनों ही इनकी बातों को अवॉइड कर देते हैं, और हुआंग ने तो अपने ड्राइवर को भी यहाँ पर बुला लिया था। जैसे ही जियांग रैन उस कार को देखता है तो फिर वो शाओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था ना इस कार के बारे में, ये कार हुआंग की है और यहाँ से तुम इस पे सफर करती ही रहती हो, तो फिर मतलब कि तुम उसके साथ में काफी टाइम से मुझे चीट कर रही। शाओ उससे कहती है देखो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा चांसेस देने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमने मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो हुआंग के साथ में वहाँ से चली जाती। उनके जाने के बाद रैन रैन यहाँ पर जियांग रैन से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ता है और उसको मारते हुए कहता है कि सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ शाओ से जेलस हुआ करती थी और इसी वजह से तुमने ये सब कुछ करा है। लेकिन हम जानते हैं कि जियांग रैन को भी रैन रैन का सारा मोटिव पता था, लेकिन तब भी वो उसके क्लोज आया, तो फिर ये भी कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं। और ये सब कुछ बातें रैन रैन जियांग रैन को सुनाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग रैन को शेन शेन की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में कॉर्पोरेट करना है। हम देखते हैं शाओ जब वापस घर पहुंचती है तो फिर रैन रैन उसके घर पे ऑलरेडी मौजूद थी और वो उसके पेरेंट्स के सामने नील डाउन होकर बैठी हुई, और यहाँ पर शाओ से बहस करने लग जाती है। और शाओ के पेरेंट्स भी उसके असली रंग जानते थे, तो फिर वो उसने किसी को भी माफ नहीं करा। जब रैन रैन को रियलाइज होता है कि उसको तो अब कोई भी माफी नहीं मिलने वाली है, तो फिर वो अपना असली रंग सबको दिखा देती है और वो कहती है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो फिर आपको मुझे 20 मिलियन तो देने ही पड़ेंगे। शाओ यहाँ पर रैन रैन से कह देती है अगर मैं चाहूँ ना तो फिर तो मैं अभी के अभी यहाँ से डिसअपेयर करा सकती हूँ, और ये बात सुनने के बाद वो भी घबरा जाती है। शाओ फिर वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है, तो फिर रैन इस चीज का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और फिर वो शाओ के ऊपर हमला करने लग जाती है नाइफ लेकर, लेकिन हुआंग वहाँ पर आ जाता है और रैन रैन को दूर कर देता है। फिर शाओ यहाँ पर कहती है कि पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घर से निकाल रही थी, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं हुआंग को चोट लग गई थी, तो फिर नेक्स्ट सीन में शाओ हुआंग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले आती है और फिर वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और हुआंग भी यहाँ पर उसको किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ यहाँ पर मिस्टर लू के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में जाती है। जियांग रैन वहीं पर बैठा हुआ था और वो शाओ को देखकर उसका मजाक बनाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ में 10 मिलियन का प्रोजेक्ट करा है और इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे बिड करने के लिए करूंगा। हमें पास में दिखाया जाता है कि वो शेन शेन के साथ में भी इस बारे में डिस्कस करने के लिए गया हुआ था और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था। फिर बिडिंग स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि शाओ तो उस बिडिंग को जीत गई थी और जियांग रैन शौक में था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सबके सामने मिस्टर लू आ जाते हैं और वो यहाँ पर जियांग रैन को एक्सपोज कर देते हैं कि इसने चीटिंग करी और ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर फिर मिस्टर लू कह रहे थे कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये गंदा सा प्लान था ना वो सबके सामने आ गया। यहाँ पर जियांग रैन कहता है अगर आप पुलिस को बुलाओगे तो फिर आप खुद भी फंस जाओगे, और वो शेन शेन की तरफ देख रहा था कि वो उसका साथ देगी। लेकिन शाओ यहाँ पर पास का सीन याद करती है जहाँ पर हुआंग ने उसको पहले से बता दिया था कि जियांग रैन शेन शेन से मिलने के लिए आया और वो लोग कोई चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले से इन लोगों ने सबके खिलाफ सब कुछ प्लान कर लिया था। प्रेजेंट में शाओ बताती है कि मैं ये सब कुछ पहले से ही मॉनिटर कर रही थी और मुझे तुम लोगों के इस चीप प्लान के बारे में पहले से पता था। और फिर वो शाओ कहती है शेन शेन से कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि तुम मिस्टर लू को मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए रोक पाओ। यहाँ पर तो शेन शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। शेन शेन यहाँ पर जेल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड जो कि मिस्टर लू है वो उससे कहते हैं कि तुमने गलती करी है और तुम्हें सजा झेलनी ही पड़ेगी। उनको पुलिस पकड़ लेती है और इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू शाओ के साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग उसको पिक करने के लिए पहुंच जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम सक्सेसफुल रही तो फिर तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। और फिर वो उससे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए तो मैं लेकर जा रहा हूँ। वो घबरा जाती है, सोचती है कि उसके पहले से एक लड़के के साथ में एंगेजमेंट थी तो फिर उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग उसको एकदम रेस्ट अश्योर्ड करा देता है। दूसरी तरफ हम हुआंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर इन लॉ के लिए काफी सारे प्रेजेंट्स तैयार करके बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि आज तक तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया नहीं, तो फिर आज अचानक से कैसे लेकर आ रहा है। और यहाँ पर तो ये लोग उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाते हैं और इसी बारे में चर्चा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट कुछ गिफ्ट लेकर आ जाता है और हुआंग की मॉम सोच रही थी कि हुआंग और उसके असिस्टेंट का अफेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट उनको समझाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, तुम लोगों का रिलेशन भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ये सब कुछ चल रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग शाओ के साथ में पहुंच जाता है और हुआंग की मॉम ये देखकर थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि फाइनली उनका बेटा एक लड़की के साथ ही है। और फिर यहाँ पर शाओ की पूरी हिस्ट्री वो लोग जानते थे, लेकिन तब भी वो उसके साथ में अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और शाओ सोचती है कि शेन फैमिली उसके साथ में ऐसा कभी भी नहीं करती थी। इसके बाद हम देखते हैं शाओ को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो कहती है कि अब आप मुझसे नहीं मिल सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआंग शाओ को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है और घर के अंदर तो उसके
अंकल और ग्रैंडपा पहले से मौजूद थे और ये लोग उसको ऑफर करते हैं कि वो फिर से ये फैमिली की कंपनी ज्वाइन कर लें और वो उसको और मौका देंगे, लेकिन वो उनका इस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है और ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ के डैड भी कहते हैं कि आपने ही मुझसे सारे रिश्ते खत्म करे थे, तो फिर अब मैं आपके साथ में बिल्कुल भी कुछ भी कॉपरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये लोग भी नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शाओ की असिस्टेंट उसको पास आती है और उसको एक लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है जहाँ पर ग्रैंडपा सबके सामने ड्रामा कर रहे थे कि उनके बेटे और उसके बच्चे ने उन्हें माफ ही नहीं करा है। इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर शाओ हुआंग को कॉल करती है, लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर अंकल को कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग जब किडनैपिंग वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो किडनैपर दिखाता है कि उन्होंने शाओ को भी पकड़ रखा है। यहाँ पर तो ये सब लोग उगल देते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पोता ही प्यारा है, शाओ के साथ में कुछ होता रहे इन्हें बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तो रिकॉर्ड हो रही थी और ये सब लाइव स्ट्रीम करा जा रहा था और ये सारा शाओ और हुआंग का ही प्लान था। सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाता है यहाँ पर शाओ के ग्रैंडपा और अंकल कि वो लोग कितनी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक सोच रखते हैं और अपने पोते और अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करते हैं और अपनी पोती जो कि इतनी ज्यादा काबिल है उससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद शाओ वहाँ से रेस्क्यू होकर बाहर आ जाती है और वो हुआंग को गले लगा लेती। फिर ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को प्रपोज करके शाओ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है और एक दूसरे को किस करती है। ये सब कुछ भी लाइव स्ट्रीम पर ही अपलोड हो रहा था और लोग उनको प्रेज कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसके पास में उसके अंकल और ग्रैंडपा आते हैं एक ऑफर लेकर, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनको वहाँ से निकलवा देती है। तो उन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी ये फैमिली शाओ और उसके मॉम डैड के जाने के बाद में बर्बाद हो चुकी है। ये सब कुछ चल रहा होता है और शाओ और अपने फैमिली के साथ में सबको खुश होती है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।